हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी, हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो ये क्लास है इसको अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उनका भी भला हो सके। और दूसरी बात दोस्त, आपको केवल प्रश्न सॉल्व करना नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि किस तरीके से प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है, उस तरीके को सीखना है। ठीक है, पहला देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब आपको बच्चे की सुनने की और लिखने की कुशलता का आकलन करना है कि बच्चा कितने अच्छे से सुन पाता है और कितने अच्छे से लिख पाता है। ठीक है, तो पहला देखिए दिया हुआ है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। कविता सुना और शब्द से लिखना, ये सुनाना होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट मिसटाइप हो गया है, कविता सुनाना होगा यहाँ। ठीक है, तो देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है। ठीक है, सुनने से हमारा तात्पर्य ये होता है कि बालक सुनने से हमारा तात्पर्य ये होता है कि बालक ने सुनने के बाद, ठीक है, बस सुना है या फिर अर्थ ग्रहण भी किया है। ठीक, सुनने के बाद से कितने अच्छे से विषय वस्तु को समझा है, उसका अर्थ ग्रहण किया है। पढ़ाया गया कोई विषय वस्तु, उसके बाद से उसने बस उसको ऐसा ना होना चाहिए कि बस सुना ही हो, सुनने के बाद से क्या उसने उसका अर्थ ग्रहण किया, उसके अंदर वो चीज़ कंठस्थ हो पाया या नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला एक तो दिया, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। देखिए दोस्त, यहाँ जो आपका बच्चा है, ठीक, वो यहाँ सक्रिय नहीं होगा। और आप जानते हैं, आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि जिस उत्तर में बालक सक्रिय ना हो वो उत्तर आपका गलत होता है। ठीक है, बालक सक्रिय होना चाहिए, बालक के उत्तर में मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, बालक मौलिक चिंतन करे और उसके जो जीवन से संदर्भित चीज़ें वो उनको भी उससे जोड़ करके उत्तर दे पाए। ठीक, तीसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, ये बात सही लग रहा है। सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना। देखिए, सुनी गई कहानी को शब्द सह नहीं लिखना होता है। सुनी गई कहानी को वो समझेगा, समझने के बाद से वो अपने हिसाब से जो समझा है उसको फिर प्रस्तुत करेगा, उसकी अभिव्यक्ति करेगा। ऐसा नहीं कि जिस तरह से सुना गया है हूबहू वैसे का वैसा सुनाएगा, ये गलत है। ठीक है, इसमें कोई भी मौलिकता नहीं होगी। हमेशा क्या आपको चाहिए, मौलिकता चाहिए। कविता सुनाना और शब्द से लिखना, देखिए यहाँ भी शब्द से शब्द का प्रयोग करके गलत हो जा रहा है कि कविता बच्चे ने सुना दिया और उसको शब्द सह लिख दिया, तो यहाँ मौलिकता कुछ है। लेकिन जो बी विकल्प है आपका, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यहाँ देखिए बच्चा सक्रिय भी रहेगा और उसके जो उत्तर होगा जो लिख रहा है उसमें मौलिकता भी होगी, क्योंकि वो कहानी को सुना है, फिर सुनने के बाद से उस कहानी की अभिव्यक्ति अपने शब्दों में कर रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चे के सक्रिय है बच्चा और क्या है, इस ऑप्शन में आपके मौलिकता भी है, तो इसका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। मतलब कि प्राथमिक स्तर जो आपका 1 से 5 तक का स्तर है, उसमें लेखन कार्य का उत्कृष्ट उदाहरण मतलब कौन सा ऐसा है किसमें होगा कि जो लेखन के लिए उत्कृष्ट आप मानेंगे, बच्चे द्वारा कौन सा ऐसा कार्य होगा जिसको आप उत्कृष्ट मानेंगे, उसके लेखन कौशल की जांच करने के लिए, ये समझने के लिए उसका लेखन कौशल कैसा है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए क्या होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी जांच करनी हो, ठीक, आकलन करना हो या आपको कोई भी बच्चे का एक्टिविटी देखना हो, ठीक है, उसके द्वारा, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, मौलिकता देखनी है। मौलिकता के बाद से बच्चा सक्रिय है या नहीं। ठीक है, इसके बाद से क्या देखना है कि जो बात हो बच्चे के जीवन से जुड़ी है या नहीं, बात जो है जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तो देखिए प्रश्न है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। पहला दिया है, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। दूसरा, पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख। सी कह रहा है कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। डी कह रहा है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ठीक है, देखिए मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, इसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी विकल्प आपका बढ़िया लग रहा है। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेख। इतर का मतलब होता है दोस्त भिन्न। ठीक है, मतलब जो पाठ्य पुस्तक में आपका विषय वस्तु दिया हुआ है
जो शब्द उसमें प्रयोग हैं उनके भिन्न शब्दों का श्रुतलेख। तो ऐसा नहीं, जब उसके सामने आप पाठ्य पुस्तक से भिन्न शब्द प्रस्तुत कर देंगे तो बच्चे को उसको समझने में थोड़ी समस्या आएगी। तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। सी देखिए, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी घटना को देखा है, ठीक, उसके बाद से उस घटना को देखने के बाद से उसका लिखित वर्णन कर रहा है, तो इसको वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सक्रिय रूप से कर पाएगा। छुट्टियां कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना ये भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी आंखों देखी घटना के बारे में उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से हो सकती है, यहाँ बच्चा सक्रिय होगा, ठीक है। मेरे सपनों का विषय भारत, ये भी आपका उतना सही नहीं है, लेकिन जब आंखों देखी घटना आ गया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। यहाँ देखिए क्या हो गया, जीवन से जुड़ी बात आ गई, ठीक है, आपका पहला ट्रिक यहाँ काम कर गया है, ठीक। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, भाषा लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए पहला विकल्प, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा भाषा अर्जित कर ही नहीं पाता, ठीक है। आपके चॉम्स्की क्या कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। तो ये चॉम्स्की को क्या कर रहा है, एक कथन आपका चॉम्स्की को नकार रहा है, ठीक है। तो आपके चॉम्स्की क्या बताते हैं, जो कि एक लिंग्विस्ट है, भाषाविद हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, और एक कथन कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई विकल्प एक दिशा में ले जाए, ठीक है, उसमें लचीलापन ना हो, जोड़ दिया जाए एक ही तरफ, तो वो विकल्प आपका गलत हो जाता है। और ये देखिए विकल्प आपका ही कह रहा है कि आकर ही, मतलब कि जब वो विद्यालय आते हैं तभी भाषा सीखते हैं, उसके पहले भाषा नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसे बच्चे क्या नहीं है कि जो विद्यालय नहीं गए भाषा नहीं सीखे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो विद्यालय कभी अपने जीवन में गए ही नहीं है लेकिन भाषा सीखें। और बहुत से बच्चे नहीं, अपितु हर बच्चा जो है वो विद्यालय जाकर भाषा सीखता है, ठीक है, लेकिन उसके पहले से भी उसका भाषाई विकास उसके घर में हो गया होता है। तो आकर ही भाषा नहीं सीखते हैं, अपितु वहाँ उनके भाषा को सुंदर रूप प्रदान किया जाता है जो सीखे होते हैं, लेकिन उसके पहले भी वो भाषा जानते हैं। तो आकर ही नहीं, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि देखिए एक दिशा में लेके जा रहा है, इसमें कोई भी लचीलापन नहीं, एक कठोर है, ठीक, जोड़ दे रहा है एक ही तरफ। सी कह रहा है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। देखिए से ही, ये भी क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है कि मतलब विभिन्न संचार माध्यमों से ही, ऐसा नहीं दोस्त संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं। संचार माध्यम से हमारा तात्पर्य हो जाता है कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, और भी जो अन्य चीज़ें हैं जिनके माध्यम से सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, उनसे बच्चा भाषा सीखता है, लेकिन माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, तो ये गलत हो गया। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता का अनुकरण करके भाषा सीखना शुरू करता है, ठीक है। तो ये विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि ये आपको एक और लेके जा रहा है और क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, तो ये गलत है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। और यही बात आपके कौन, चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि जो बच्चा है उसमें भाषा के अर्जित करने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। और ये क्षमता किसकी वजह से पाई जाती है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र है, जो कि मस्तिष्क के लेफ्ट हेमिस्फेयर इस तरफ आपका एग्जिस्ट करता है, इस तरफ पाया जाता है। और जो ये LAD है, ये आपका कैसा होता है, परिकल्पित होता है, हाइपोथेटिकल होता है। परिकल्पित से हमारा तात्पर्य है कि हमारे मस्तिष्क में वास्तविक रूप में नहीं होता है, बस चॉम्स्की ने एक तरह से माना है इसको, ठीक, इसकी कल्पना करके बताया है कि जिसके आधार पर हम इस जो उनकी थियरी है उसको समझ पाएँ कि LAD होता है, जिससे बच्चे का क्या होता है, भाषा अधिग्रहण क्षमता होता है, भाषा अर्जन होता है, ठीक है। तो आपका D विकल्प सही है, क्योंकि ये चॉम्स्की के कथन का क्या कर रहा है, सराहना कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। और आपका पहला देखिए ठीक उसका विपरीत था। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं,
बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। ठीक है, आप इसको जरूर स्थान देंगे कि उसमें नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं हो, जिससे बालक का नैतिक विकास अच्छा हो पाए। ठीक, जब बालक का नैतिक विकास अच्छा होगा तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। ये बात बहुत बहुत अच्छी है कि बालक की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं को स्थान दिया जाए, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। देखिए, बहुतायत दिए गए अभ्यास कार्य ये उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। हाँ, कुछ एक उनका लिमिट होना चाहिए। ठीक है, बस आपको ऐसा नहीं करना है कि बस अभ्यास कार्य ही भर दिया गया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि बहुतायत नहीं होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका विकल्प क्या है, गलत हो गया। सी देखिए, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए, बहुत प्रसिद्ध लेखक, यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। ठीक है, कि बहुत कौन सा लेखक ऐसा है कि जो कम प्रसिद्ध है, सारे लेखक प्रसिद्ध ही होते हैं और उनकी ही प्रसिद्ध रचनाओं का ही क्या है, संकलन होता है हमारे हिंदी की किताबों में। ठीक है, तो ये आपका गलत है कि बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी आपका जोड़ दिया जा रहा है। अब आपका पहला नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं और सी बच रहा है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो आपका जो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होंगी, इसमें आपकी नैतिक मूल्यों वाली कहानियां जरूर शामिल होंगी। ठीक है, आपका सी विकल्प ए विकल्प को अपने आप में क्या कर ले रहा है, निहित कर ले रहा है, समाहित कर ले रहा है। क्योंकि जब हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं का आप संकलन करेंगे, उसमें उसको महत्वपूर्ण स्थान देंगे अपने पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें नैतिक मूल्य वाली कहानी स्वाभाविक है कि उनका भी संकलन होगा, तभी तो उसको विविध रूप आप दे पाएंगे। तो ए विकल्प आपका सी विकल्प में आ गया, तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सबसे बढ़िया हो जाएगा, सबसे सुंदर हो जाएगा। ए विकल्प भी आपका गलत नहीं है, लेकिन हमको जो सबसे अच्छा विकल्प होता है हमको क्या करना होता है, उसका चयन करना होता है। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, मतलब कोई बहुभाषी कक्षा है। बहुभाषी कक्षा से हमारा तात्पर्य है कि जहाँ भिन्न भिन्न समुदाय के बच्चे, भिन्न भिन्न जगह के बच्चे आए हुए हैं, जिनकी भाषा में भी क्या है, भिन्नता है। कोई बच्चा हिंदी जानता है, कोई बच्चा उर्दू जानता है, कोई बच्चा असमिया जानता है, कोई कन्नड़ जानता है। ऐसे बच्चों की क्या है, कक्षाएं हैं जिसमें अन्य अन्य भाषाओं को जानने वाले बच्चे हैं। ठीक, तो ऐसी कक्षाएं कैसी होती हैं, पूछ रहा है। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। देखिए दोस्त, जब बहुभाषिक कक्षा की बात ये कर रहा है, ठीक, हमारा जो कक्षा है वो बहुभाषिक है, उसमें बहुत से भिन्न भिन्न बच्चे हैं, और ऐसा स्वाभाविक भी है कि हमारी जो कक्षाएं होती हैं वो यहाँ लोकल एरियाज़ में तो नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों की कक्षाएं ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बहुभाषिक बच्चे होते हैं। जैसे आपके नवोदय विद्यालय में देखेंगे तो वहाँ की कक्षाएं बहुभाषिक होगी, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन निकाल के कई जगह के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो वहाँ की कक्षाएं बहुभाषी होंगी। तो ऐसे में बहुभाषी कक्षा को अगर शिक्षक अस्वीकार कर दे तो इसका मतलब नवोदय स्कूल चलना बंद हो जाए। केवीएस का भी यही होता है कि वहाँ पे भी अलग अलग जगहों से बच्चे अपना क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम निकाल करके एडमिशन लेते हैं, तो केवीएस भी बंद हो जाए। इसका अर्थ ये निकलता है कि जो बहुभाषिक कक्षा है वो हमारे लिए क्या है, हमको उसको स्वीकार करना है। ठीक, वो बुरी नहीं हो सकती, उसको बुरी मान लेंगे तो फिर ये सब विद्यालय कैसे चलेंगे, भिन्न भिन्न समुदाय के बच्चे, भिन्न भिन्न भाषा जानने वाले बच्चे एक साथ कैसे सीख पाएंगे। तो पहला विकल्प कह रहा है कि शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। चुनौती नहीं होती है, क्योंकि जब शिक्षक ही इसको जटिल चुनौती मान लेगा तो फिर बच्चों का अधिगम वो कैसे करा पाएगा। ठीक है, वो तो पहले ही डर जाएगा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी देखिए आपका नकारात्मक विकल्प है कि आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। आकलन की प्रक्रिया अगर बाधित होती तो आज हमारा नवोदय और केवीएस इतने अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल पाता। ठीक है, आप जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय और आपका नवोदय विद्यालय इस समय हमारे देश में महत्वपूर्ण विद्यालयों में, अच्छे विद्यालयों में अपना स्थान रखते हैं। ठीक, तो आकलन की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती हैं। ठीक है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, जब आपके बच्चे अन्य अन्य जगहों के होते हैं, अन्य अन्य समुदाय के होते हैं, तो आपस में बात करके, अंतःक्रिया करके एक दूसरे की बातों को सीखते हैं, एक दूसरे के भाषा को सीखते हैं, जिससे उनका भाषाई विकास अच्छा होता है। भाषाई विकास अच्छा होने से सामाजिक विकास अच्छा हो जाएगा। सामाजिक विकास अच्छा होने से उनका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, और जब संवेगात्मक विकास उनका अच्छा हो जाएगा तो उनका नैतिक विकास भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
तो इस संबंध में जो हमारी बहुभाषिकता है वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चौथा कह रहा है कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। और संसाधन के रूप में इसे कौन देखता है, तो आपका ये एनसीएफ है, राष्ट्रीय एनसीएफ नेशनल करिकुलम फेवर, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, ये इसको क्या मानती है, संसाधन के रूप में देखती है। ठीक, बहुभाषी कक्षा को हमें हमेशा क्या करना है, सम्मान करना है, उसको निम्न दृष्टिकोण से नहीं देखना है बल्कि उसको उच्च दृष्टिकोण से देखना है। बहुभाषी कक्षा हमारे लिए बढ़िया होती है, क्योंकि इसको अगर एक शिक्षक गलत मान लेगा तब फिर बच्चों का विकास कैसे होगा। आइए 6वां प्रश्न देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ये पूछ रहा है कि जो बच्चे हैं हमारे वो बोलचाल की भाषा को विद्यालय लेकर आते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी बच्चा बिना किसी भाषा को लिए विद्यालय नहीं आता है, क्योंकि बच्चा जो है वो आपका 3 साल की उम्र का जब हो जाता है, वो 3 वर्ष अपना कंप्लीट कर लेता है, तब वो विद्यालय आना शुरू करता है। उसका आंगनबाड़ी में वो आना प्रारंभ करता है। ठीक है, प्लेवे में आना वो स्टार्ट कर देता है। तो 3 साल के बच्चे में एक भाषा का ठीक ठाक विकास हो गया होता है, वो अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करने में सक्षम रहता है। ठीक है, उसके भाषा का इतना विकास हो गया रहता है। तो यही प्रश्न कह रहा है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका निहितार्थ अब पूछ रहा है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। चलिए ठीक है, हाँ कुछ तो शिक्षक भाई सुधारता ही है, विद्यालय में जो बच्चे भाषा लेकर के आते हैं उनको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करता है शिक्षक। ठीक, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है, तो दूसरा देखिए, बच्चे के भाषाएं अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, ये भी बात अच्छी है। बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए। देखिए दोस्त, हमें कुछ भी बच्चा जो भी लेकर के आता है गलत सही उसको स्वीकार करके तभी पढ़ाया, क्योंकि उसके भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रख देंगे फिर आप किस भाषा के, कौन से भाषा के अनुभव को लेकर उसका अधिगम कराएंगे। तो उसके भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर नहीं रखना है, उसके भाषाई अनुभव का सम्मान करना है और उसी भाषाई अनुभव को माध्यम बना करके आपको अपनी कक्षा को क्या करना है, संचालित करना है। ठीक, डी कह रहा है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, फिर बच्चा बोलेगा कैसे, उसको आप बोलचाल की भाषा सिखाना बंद कर देंगे, फिर बच्चे की जो अभिव्यक्ति है वो तो प्रभावित हो जाएगी, उसकी अभिव्यक्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी। तो ये भी विकल्प आपका गलत है। अब देखिए, ए कह रहा है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बी कह रहा है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। देखिए, जब उसके भाषाई अनुभव का आप उचित प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके माध्यम से अपने कक्षा को संचालित करेंगे, तो उसके जो बोलचाल की भाषा है उसमें अपने आप सुधार आएगा। कुछ शब्दों का अपना प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, तो उन शब्दों में भी उनका धीरे धीरे सुधार आएगा। आप उन शब्दों को जब परिमार्जित करके अच्छे शब्दों में, मतलब क्या कहते हैं, उनका सही उच्चारण करेंगे, तो बच्चा आपका अनुकरण करके सीख जाएगा कि अभी तक मैं इस शब्द को गलत बोलता था, अब ये मेरे टीचर हैं ये ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे इनका अनुकरण करके सीखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग करना है और उसके आधार पर अन्य विषय वस्तु को पढ़ाना है, कक्षा को संचालित करना है, जिसके माध्यम से आपकी बोलचाल की भाषा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए, बी को ए अपने आप में, जो बे विकल्प है वो ए को अपने आप में समाहित कर ले रहा है। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या प्रयास होगा, यह पूछ रहा है। तो देखते हैं आपका प्रयास दोस्त, देखिए हमेशा यही होगा कि आप बच्चे को इस काबिल बनाएंगे कि जो बच्चा है आपका वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना सीख पाए, भाषा को समझना सीख जाए, समाज में अपनी बात को कहने में सक्षम हो जाए और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान कर पाए। ठीक है, एक भाषा शिक्षक का यही सबसे अच्छा उद्देश्य होता है, सबसे बढ़िया उद्देश्य होता है। तो देखिए, प्रयास पूछा है कि क्या प्रयास होना चाहिए, देखते हैं। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। देखिए, पहला विकल्प है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। देखिए दोस्त, मैं पहले से कहते हुए आ रहा हूँ, समझाते हुए आ रहा हूँ, आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि जब भी किसी विकल्प में प्रेशर दिया जाए, ठीक है, एक ही दिशा में लेके जाया जाए, वहाँ पे एक तरह से प्रेशराइज किया जाए कि यही काम करना चाहिए,
मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना हो वहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य है हमारा कि वहाँ लचीलापन ना हो, तो विकल्प आपका गलत हो जाता है। हमें ऐसा जहाँ विकल्प हो केवल एक ही, इसे ही करना चाहिए, तो वो विकल्प हमारा गलत होता है। तो यहाँ पे देखिए को ही कक्षा में स्थान देना चाहिए, ठीक। इसका मतलब आप बच्चे के मातृभाषा को नकारेंगे और हिंदी को ही कक्षा में स्थान देंगे कि आपके यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे लचीलापन नहीं कठोरता आ गया, तो ये विकल्प आपका गलत हो गया। आपको क्या रखना, लचीलेपन को ध्यान देना है और ऐसे विकल्प को तुरंत देखते ही समझ जाना है कि जहाँ पे एक ही दिशा में लेके जाया जाए, जहाँ पे प्रेशर दिया जाए, दाब डाला जाए एक ही दिशा में कि को ही, केवल, इस कार्य को करना ही करना है, तो ये विकल्प आपका गलत होता है। दूसरा देखिए, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। यहाँ भी देखिए बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही शब्द यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। यहाँ पे लचीलापन खत्म कर दे रहा है, कठोरता ला रहा है। तो ऐसा नहीं, बच्चा क्या है, सक्रिय रूप से जो उसका मन करेगा वो वैसे सीखेगा, ठीक है। आप बाधा नहीं डालेंगे किसी भी प्रकार का। हमारी शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं है, हमारी शिक्षा पद्धति क्या है, आपका शिक्षार्थी केंद्रित है, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। आप उसको किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालेंगे कि उसका जैसे मन करेगा वो उस तरह से अपने मतलब क्या करेगा, अधिगम को करेगा, ठीक है। आप उसको किसी भी तरह से दबाव नहीं डालेंगे। तो देखिए मैं बताते आ रहा हूँ कि जहाँ भी केवल, अकेले, इसी के द्वारा, का ही, ये सब शब्द आते हैं तो ये सब शब्द आपके क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, लचीलेपन को खत्म कर दिया जाता है। और मानक भाषा का तात्पर्य देखिए दोस्त, हिंदी के कक्षा में हिंदी की मानक भाषा हिंदी ही होगी। तो ये भी आपका पहला वाला ही बात कह रहा है शब्दों को बदल के कि बच्चों द्वारा मानक भाषा मतलब हिंदी का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो ये बात आपका गलत है, हिंदी का ही प्रयोग नहीं। बच्चा अपने घर से हो सकता है भाई उर्दू सीख करके आया हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी उर्दू का सम्मान करेंगे। बच्चा किसी ऐसे घर से आया हुआ है जहाँ संस्कृत पृष्ठभूमि से आया हुआ है, तो आप उसके संस्कृत का सम्मान करेंगे। आप जबरदस्ती, हाँ, जो बच्चा भाषा सीख करके आया है घर से, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वह कन्नड़ हो, चाहे वह उर्दू हो, चाहे वह अरबी हो, आप उस भाषा के आधार पर हिंदी को सिखाएंगे, उस भाषा का सहयोग लेंगे, ठीक है। उस भाषा को आप नकारेंगे नहीं और आप बच्चे को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। सी कह रहा है कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बिल्कुल अच्छी बात है दोस्त, यहाँ पे आपका बच्चा सक्रिय होगा, उसको शिक्षा प्रद बाल साहित्य पढ़ाएंगे, बच्चा उसमें इंटरेक्ट होगा, उसको मजा आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, बेस्ट विकल्प चाहिए। डी कह रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। देखिए आपका सी विकल्प से भी ज़्यादा आपका डी विकल्प अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति, अर्थात कि आप बच्चे का भाषा संबंधी ऐसा विकास कर रहे हैं कि जिससे बच्चा भाषा को समझ जा रहा है और उसकी रचना शक्ति मतलब फिर समझने के बाद से उसको अपने भाषा में, अपने शब्दों में व्यक्त कर पा रहा है, तो आप इसको बढ़ाने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और सी क्यों गलत है, देखिए सी भी गलत नहीं है, लेकिन सी डी से बढ़िया नहीं है, डी आपका सी से बढ़िया है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। देखिए जब बच्चों में भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति, भाषा को पढ़ने की, लिखने की, अभिव्यक्ति का विकास हुआ रहेगा, तभी तो बाल साहित्य पढ़ पाएगा। तो यहाँ प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता आपका है कि भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति जब उसमें होगी तभी वो ए जाएगा। तो डी से भी सी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा कह रहा है 8वां प्रश्न कि कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। देखिए दोस्त, जब भी हमको यहाँ कमज़ोर पूछा हुआ है, बढ़िया नहीं पूछा है, ये चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा कि किस सवाल को, जब भी सवाल की बात आ जाए, ठीक है, तो सवाल के उत्तर में क्या होना चाहिए, सवाल के उत्तर में हमेशा मौलिकता होनी चाहिए, ठीक। आप ऐसे सवाल का चुनाव करेंगे, ऐसे सवालों को रखेंगे कि जिसके उत्तर में मौलिकता हो, मतलब बच्चा अपने मौलिक चिंतन का प्रयोग करेगा। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ बच्चे का जो उत्तर हो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो, तो ये और बढ़िया होता है, ठीक है, कि बच्चे का जो उत्तर हो वो अपने ऐसे सवाल हो जिनके उत्तर बच्चा अपने जीवन के संदर्भों से, जीवन में हुई घटनाओं से जोड़ करके दे पाए, तो ऐसे भी सवाल अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, उत्तर में मौलिकता हो और बच्चे के जीवन से उस बच्चा जो है उस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन से संबंधित जो
घटनाएं घटी हों उससे उसका संबंध स्थापित करके उसके उत्तर को दे पाए। ठीक है, और दूसरी बात समझिएगा कि आपका जो प्रश्न होता है, ठीक, एक आपका होता है प्रश्न दोस्त क्लोज एंडेड। ठीक है, आपका प्रश्न कैसा होता है, आपके प्रश्न जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड प्रश्न, ठीक है, क्लोज एंडेड, और आपके होते हैं एक ओपन एंडेड। ठीक है, तो आपका जो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, जो इसका उत्तर होता है इसका उत्तर आपका एकदम सटीक सधा हुआ होता है। ठीक है, कि जैसे भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी क्या है आपकी, नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये आपका कैसा प्रश्न है, क्लोज एंडेड। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपका ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी क्या है, इसके स्थान पर ये पूछा जाएगा कि भारत के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, भारत की प्रमुख विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कि भारत के बारे में बच्चा क्या क्या जानता है वो बताएगा और उसको अपने शब्दों में बताएगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि मानक भाषा का ही प्रयोग करना है, हिंदी का ही प्रयोग करना है, अपने शब्दों में बताओ। ठीक है, कि बच्चा वहाँ पे फ्री होगा। तो क्लोज एंडेड आपका पहले से तय उत्तर होता है, ओपन एंडेड में बच्चा अपने मौलिकता के आधार पर उत्तर देता है। ठीक है, तो हमें आकलन करते समय हमेशा ध्यान देना है कि कैसे प्रश्न बनाने हैं, ओपन एंडेड प्रश्नों को देखना है। तो आइए देखते हैं क्या विकल्प दिया हुआ है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ठीक है, देखिए, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, इस प्रश्न का भी देखिए जो उत्तर है, हाँ, वो बच्चा बता देगा। ठीक है, तो आपका ए विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि इला पहले से ही बच्चा इला के बारे में पढ़ाया गया होगा, वो जान रहा है कि उसको किन किन कामों में परेशानी होगी। ठीक है, इला किसी पात्र का नाम होगा जिसके बारे में बच्चा पहले से जान रहा है, क्योंकि अगर इला के बारे में बच्चा पहले से नहीं जानता तो ऐसा प्रश्न ही नहीं बनता। ये प्रश्न बता रहा है कि यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, यानी बच्चे को इला के बारे में पता है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका गलत है। दूसरा देखिए, अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, मतलब कि जो बच्चा है वो अपने दोस्तों से, साथी संबंधियों से पूछे कि दोस्तों से पूछकर पता करे कि किस बात से कौन कौन होता है, तो बता देगा कि हमारा जो दोस्त है राज कपूर, ठीक है, ये फेल होने से घबराता है। हमारा दोस्त मान लीजिए उसका कोई दोस्त है जिसका नाम हामिद मान लीजिए, हामिद कुत्ते को देख करके घबराता है, तो इसका भी आपका उत्तर जो है वो पहले से तय है। ठीक, तो आपका एक ऐसा है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका गलत हो गया। हमको ओपन एंडेड प्रश्न चाहिए कि जिसके उत्तर में मौलिकता हो, बच्चा खुद से सोचे, ठीक है, उसकी कल्पना शक्ति हो, सृजनात्मकता हो। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका पहले से तय है कि आपका जो हामिद है वो आपका चिमटा खरीदा, तो ये भी विकल्प आपका देखिए, तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो आपका उत्तर पहले से तय है कि हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा, तो ये भी आपका कैसा है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, और हमको कैसा चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए जिसमें बच्चे की, जिसके उत्तर को देने में बच्चे की मौलिक शक्ति का यूज हो, बच्चे के सृजनात्मकता का यूज हो। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, प्रश्न को चूज करना है। डी आपका बच रहा है कि केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। देखिए, केशव भी कोई पात्र का नाम होगा, कोई कहानी उसको पढ़ाएगी, तो सबसे क्या कहता होगा कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब यहाँ पे देखिए बच्चा कल्पना कर रहा है, और कल्पना जब करेगा तो उसमें क्या होगी, उसकी सृजनात्मक शक्ति का, उसके मौलिक चिंतन का विकास होगा यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से कल्पना भी क्या है, वो बच्चा स्वयं से कर रहा, सक्रिय है यहाँ पे बच्चा। तो आपका जो डी विकल्प है ये आपका सबसे बढ़िया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। देखिए दोस्त, भाषा का जो हमारा अति महत्वपूर्ण प्रकार, मतलब जो भाषा का यूज है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम जीवन में चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, बच्चा जीवन में अन्य लोगों को समझ पाए, अन्य लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाए,
अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए और दूसरे के विचारों को समझ पाए। ठीक है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार यही होता है कि हम दूसरे की बातों को समझें, बच्चा दूसरे की बातों को समझे और उनकी बातों को समझ करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाए। ठीक है, भाषा यही है, भाषा विकास हमारा यही होता है। भाषा विकास का मतलब ये नहीं है कि सर्वनाम संज्ञा और आपका विलोम विलोम हो गया ये सब आपका याद हो। ठीक है, भाषा उसमें भाषा का जो महत्वपूर्ण प्रकार है उसमें आपका यही होता है कि बच्चा भाषा को समझ जाए और भाषा को समझने के बाद से क्या कहते हैं, अपने विचारों को भाषा में व्यक्त कर पाए और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर पाए। तो पहला विकल्प दिया हुआ है अक्षर ज्ञान, दूसरा विकल्प दिया संप्रेषण, तीसरा विकल्प दिया है लेखन, चौथा विकल्प दिया सुनना। तो देखिए अक्षर ज्ञान अगर मान लीजिए बच्चे को हो जाता है, ठीक है, अक्षर ज्ञान से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा इस वर्ण को पहचानना सीख जाएगा कि ये वर्ण क्या कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए बच्चे में अक्षर ज्ञान हो गया, तो क्या केवल अक्षर ज्ञान से वो भाषा अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएगा? वो बस पहचान लेगा। हो सकता है कि इन वर्णों को पहचानने के बाद उसमें पठन शक्ति का भी विकास हो जाए, वो पढ़ भी पाए, लेकिन पढ़ने के बाद से क्या अर्थ ग्रहण भी तो होना चाहिए, और अर्थ ग्रहण के बाद वो उसकी अभिव्यक्ति भी तो अपनी भाषा में कर पाए। तो अक्षर ज्ञान देखिए आपको एक तरफ लेके जा रहा है, केवल अक्षर ज्ञान की बात कर रहा है, तो ए विकल्प आपका गलत है। दूसरा देखिए संप्रेषण, तीसरा लेखन, चौथा सुनना। देखिए मैंने आपको बताते हुए आया कि हमेशा एक और नहीं जाना। यहाँ पे देखिए केवल लेखन की बात हो रही है, यहाँ पे केवल सुनने की बात हो रही है। ये भी आपके जो भाषा के 3 कौशल हैं उसको छोड़ दे रहा है, और जो डी विकल्प है ये भी तीनों कौशल को छोड़ दे रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। लेकिन बी जो है संप्रेषण, संप्रेषण में देखिए संप्रेषण का तात्पर्य होता है, संप्रेषण को इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, संप्रेषण से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट कर पाए और दूसरे के विचारों को समझ पाए, और समझ करने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर पाए। प्रतिक्रिया तो तभी व्यक्त करेगा जब दूसरे के विचारों को समझ पाएगा। तो संप्रेषण आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाषा सबसे पहले यह तो सीख लें कि क्या हम अपने विचारों को, क्या बालक अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, इसके बाद से अन्य चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बोलना चालना आ जाए, समाज में बैठना उठना आ जाए। ठीक है, भाषा के साथ समाज में अंतःक्रिया करना आ जाए। तो संप्रेषण आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर संप्रेषण का विकास नहीं होगा तो भाषा का कोई किसी भी प्रकार का विकास हो जाए वो भाषा निरर्थक है। ठीक, कितना भी उसको तथ्य याद हैं, विलोम याद हैं, शब्द रूप याद हैं, लेकिन वो समाज में किसी से बात ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे भाषा का क्या मतलब? तो आपका जो बी विकल्प है वो सबसे सही होगा। आइए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न आपका देखिए, 10वां प्रश्न व्याकरण से है। आप जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि आपके शिक्षण में 15 प्रश्न जो हैं वो गद्य और पद्य से आते हैं, और 15 प्रश्न आपके शिक्षण से आते हैं। और गद्य और पद्य में भी आपके जो कुछ प्रश्न होते हैं वो आपके तार्किक क्षमता, पठन कौशल से रिलेटेड होते हैं, और कुछ प्रश्न आपके कहाँ से होते हैं, व्याकरण से होते हैं। तो ये जो अनिश्चित शब्द में प्रत्यय पूछा गया ये भी आपका किसी पद्य किसी गद्य का ही प्रश्न है जो कि सीटेट में आया हुआ है। तो देखिए अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप दोस्त पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय और उपसर्ग दो चीजें होती हैं। प्रत्यय जो होता है उस शब्द के अंत में लगता है, और जो उपसर्ग होता है उस शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो जैसे अनिश्चित में आपका प्रत्यय पूछा गया, ठीक है, उपसर्ग नहीं पूछा गया। उपसर्ग पूछा गया होता तो आपका उत्तर बदल जाता। तो प्रत्यय निकालने का सबसे आसान तरीका आप जान लीजिए दोस्त कि आपको मूल शब्द को पकड़ लेना है। ठीक, मूल शब्द को पकड़ लेना है, और मूल शब्द को पकड़ने के बाद से आप में जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो चीज आपका क्या है, प्रत्यय है। ठीक, तो अनिश्चित देखिए अनिश्चित, तो देखिए अनिश्चित किससे बना हुआ? अनिश्चित आपका अनिश्चितता शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो अनिश्चित में देखिए यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, चित। चित, चित का मतलब यहाँ पे आपकी लघु ई है, और क्या दिया हुआ है, तय दिया हुआ है। ठीक, तो आपका अनिश्चित में कौन सा प्रत्यय इत होना चाहिए? यहाँ पे आपका बस ती ती
ती ती ता, ये प्रश्न मुझे डाउटफुल लग रहा है। इस प्रश्न को हम अगले सेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ डाउट है, देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखिए, यहाँ भी आपका प्रश्न वही प्रत्यय से या संस्कृत में प्रत्यय पूछ रहा है। तो देखिए तो संस्कृत में, संस्कृत, तो यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा है, लघु ई है, और सांस्कृतिक है, संस्कृतिक ने सांस्कृतिक है, तो सांस्कृतिक में आपका देखिए कृतिक है, इक है, तो आपका तय पर छोटी की मात्रा है, लघु ई है और क है, तो यहाँ पे इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक में आपका क्या होगा, इक प्रत्यय होगा, ठीक। अब देखिए 12वां प्रश्न, मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर, मंजूर मतलब एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, प्रस्ताव, प्रस्ताव तो होता नहीं है। समानार्थी शब्द से तात्पर्य है कि इसका पर्याय, पर्यायवाची क्या है, स्वीकार, स्वीकार भी आपका, हाँ स्वीकार, देखिए मंजूर का आपका स्वीकार होगा, ठीक, क्योंकि मंजूर कर रहे हैं आप, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, अच्छा कुछ नहीं है, पसंद कुछ नहीं, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, स्वीकार हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न, इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा हुआ है कि तृण शब्द है, तृण शब्द आपका कैसा है, ये पूछ रहा है। तृण शब्द, तृण शब्द आपका पूछ रहा है कि तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है। देखिए सबसे पहले तो तद्भव समझिए। तद्भव, तद्भव शब्द आपके क्या होते हैं, तद्भव शब्द आपके होते हैं कि दोस्त ध्यान दीजिएगा, तद्भव शब्द आपके होते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से, ठीक है, रूप परिवर्तन, थोड़े से रूप परिवर्तन के बाद किसमें आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, ठीक। रूप परिवर्तन के बाद ये कहाँ आ गए, इनका प्रयोग हिंदी में होने लगा, तो हम इनको क्या कहते हैं, तद्भव। और तत्सम हम किसे कहते हैं, तत्सम हम कहते हैं कि संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों आपका हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। देशज शब्द, देशज शब्द से हमारा तात्पर्य होता है कि वे शब्द जो आपके देश में ही उपजे हों, ठीक है, आम लोगों के द्वारा बना लिए गए और इनकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत ना हो, ठीक है। नॉर्मल लोग जैसे आम तौर पर बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं उन्हें ही क्या बोल देते हैं, देशज शब्द बोल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा आपके घर में लोग लोटा, लोटा भी आपका देशज शब्द हो गया। आप देखेंगे कि मिमियाना, मिमियाना शब्द का भी आप देखे होंगे कि लोग प्रयोग करते हैं। ये सब कहीं से इसका उत्पत्ति नहीं है, सब बस लोग अपने भाव के, ठीक है, भाव के आधार पर चिढ़ाने के लिए, बोलने के लिए प्रयोग किए और प्रयोग करने के आधार पर वो आपका भाषा में आ गया, ठीक है। और विदेशी शब्द देखिए, विदेशी शब्द आपका क्या होता है, विदेशी शब्द होता है कि जो विदेशों से आया हो, ठीक है, कि विदेश जैसे हमारे देश में आप जानते होंगे कि कभी पुर्तगाली आए, कभी अंग्रेज आए, तो वो लोग आए तो हम लोग के हिंदी में उनके कुछ शब्द आ गए, ठीक है। तो ऐसे शब्द जैसे आप देखेंगे कि आपका चीनी जो है, ठीक है, चीनी हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन चीनी आपका चाइनीज भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आइए अपने प्रश्न की ओर आते हैं। आप ये सब शब्दों को समझ गए होंगे कि तद्भव का क्या होता है, तत्सम क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशी क्या होता है। तो आइए अपने प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है कि तृण शब्द है, तृण शब्द पूछ रहा है क्या है, कि तद्भव है कि तत्सम है। देखिए दोस्त, ट्रिक ले लीजिए। ट्रिक आपका क्या है कि जो आपके, ट्रिक आप देखिए कि जो आपके ड़, ठीक, ड़ युक्त शब्द होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके ड़ युक्त शब्द, ड़ युक्त शब्द आपके तत्सम होते हैं, ठीक है दोस्त, ड़ युक्त शब्द आपके तत्सम होते हैं। मतलब आपको कोई भी शब्द जब दिखे और उसमें ड़ शब्द हो, जैसे इसमें ड़ शब्द है, तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि वो तत्सम है। अपवाद मिलेगा लेकिन आपको 99.9%, ठीक है, ड़ युक्त शब्द आपके क्या मिलेंगे, तत्सम ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ विकल्प सही हो, आपका क्या सही होगा, तत्सम सही होगा, ठीक। ड़ युक्त शब्द आपका क्या है, तत्सम है। और इस ट्रिक को आप अपने कहीं नोट्स वगैरह में लिख लीजिए कि जो भी शब्द हमको मिलेंगे, जहां भी हमको शब्द में ड़ वर्ण दिख जाए तो उसको समझ जाना कि ये शब्द हमारे तत्सम का होगा, संस्कृत का होगा, ठीक है। और दूसरा ट्रिक सुनिए, ये जो ड़ वर्ण है इसको देखते ही तो आप पहचान जाएंगे कि ये किस भाषा का है, ये आपके संस्कृत भाषा का, मतलब ड़ युक्त शब्द आपका क्या है कि तत्सम शब्द है, ठीक है। अब इसको तत्सम से तद्भव अगर मान लीजिए बनाने के लिए प्रश्न एग्जाम में आते रहता है, तो तत्सम से तद्भव कैसे बनाएंगे।
तो तत्सम से तद्भव बनाने का आसान सा तरीका है कि इस ड़य को आप नय में बदल दीजिए। ठीक है, ड़य को नय में अगर आप बदल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तत्सम जो है वो आपका किस में बदल जाएगा, तद्भव में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, ड़य युक्त शब्द हम कुछ लेते हैं, उसके बाद से उसको उदाहरण से समझते हैं। ड़य युक्त शब्द मान लीजिए जैसे तत्सम शब्द है आपका कर्ण। ठीक, तो इस कर्ण का क्या हो जाएगा, ड़य के स्थान पे क्या बताया मैंने कि ड़य के स्थान पर न लगा देने से तत्सम का तद्भव हो जाता है। ठीक, तो कर्ण का क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। उसके बाद से आप देख लीजिए दूसरे वर्ड को दूसरा शब्द देखिए, चूर्ण। देखिए ड़य लास्ट में आया तो न लास्ट में आएगा, चूर्ण का क्या बन जाएगा, चूरन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी आप देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों की कमी नहीं, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट रखना है कि ड़य जहाँ भी आएगा वहाँ आपको पहचान लेना है कि आपका तत्सम शब्द होगा, और जब भी तत्सम से आपको तद्भव बनाना होगा तो आपको ड़य का न कर देना है। आपका ये ट्रिक आपकी परीक्षा में 99.9% सहायता करेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है 13वां लास्ट वाला, ये जो हमने लास्ट क्लास ली हुई थी उसमें इस प्रश्न का जो एक्सप्लेनेशन था वो गलत तरीके से हो गया था, तो इसलिए इस प्रश्न को मैंने फिर से ले लिया है। तो इसको आप यहाँ पे समझ लिए होंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि तत्सम से तद्भव कैसे बनाया जाता है। और ड़य युक्त शब्द आपके क्या होते हैं, सदैव तत्सम के होते हैं। कुछ अपवाद आपको मिलेंगे, लेकिन लगभग आपको एग्जाम में जब भी आप देखेंगे तो ड़य से युक्त शब्द आपके तत्सम ही होंगे। हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। नीचे देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस पे आप लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पे आपको जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसका PDF आपको मिल जाएगा उत्तर के सहित। और ये मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है walaseated@gmail.com। इस पर आप अपने सुझाव और कोई भी बात हो, कोई भी दुविधा हो, कहीं कुछ समझ में ना आता हो, सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप यहाँ मेरे ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। और दोस्त सीटेट मंत्रा आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, अन्यथा कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में आता है यहाँ पे चीज़ तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्त, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है दोस्त, एक बार फिर से थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में।